वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा क्लास 9 का चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका एक बेस होना चाहिए एटम के बारे में। ओके, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और ये दोनों का बेस जो है आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। आई होप कि आपने वो टॉपिक देखा होगा, वो वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा होगा अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियोस को पहले देखें, उस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमें एटम्स के बारे में ये चीज समझनी पड़ती है कि एटम जो होता है एक इंडिविजुअल आयन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे आपके पास जो एटम होता है या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अटैच होता है तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये आप जानते हैं, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, इनके स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स आपको लगातार बनती हुई नजर आ रही है, तो इसके बनने की वजह से एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहते हैं मैटर। आप जानते हैं मैटर क्या चीज होती है? मैटर वो होती है जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो कोई ना कोई स्पेस को क्या कर रहा हो, ऑक्युपाइड कर रहा हो। ओके, तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं? हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसका जो फंडामेंटल जो पार्ट होता है वो आपका कौन होता है, मास होता है, मैटर होता है। मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलाकर आपका मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बातें जो है आपकी, पहले इसका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये चीज समझ सकेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कई सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे आयरन की और अगर आपसे मैं बात करता हूं कॉपर की, मीन्स आयरन जो होगा, आयरन का जो मेटल बनेगा आपका, उसमें सभी के सभी जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के होंगे। ऐसे ही कॉपर से बनने वाला जो सब्सटेंस होगा उसमें आपके पास जितने भी एटम लगे होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के होंगे। इट मींस यदि किसी एक एलिमेंट में और दूसरे एलिमेंट की तुलना में दोनों एलिमेंट्स जो होंगे डिफरेंस होंगे, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट होगी। मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। अलग अलग वस्तुओं से बनने वाले जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, मींस अलग अलग एलिमेंट से बनने वाले, उनका नेचर भी अलग ही होता है। तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जो अलग करता है वो फैक्टर क्या है, इस चीज को हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि क्यों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, डिफर करता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, उस एटम की वजह से। मीन्स अगर ये डिफरेंट है इससे, तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस हो रहा होगा वो एटम का हो रहा होगा। मीन्स यहां पर कॉपर होगा तो यहां पर क्या होगा, आयरन होगा। तो एक्चुअली क्या थी, इस चीज के बारे में जो धारणा थी लगभग 1900 तक की बात है। मींस 19th सेंचुरी के एंड की बात है। जब 19th सेंचुरी एंड में था तब उसके बारे में, एटम्स के बारे में हमें क्या करना पड़ा, रिवील करनी पड़ी इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर था उसको हमें क्या करना पड़ा, रिवील करना पड़ा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है। मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। इनडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, एटम्स जो होते हैं वो होते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब है जिसको और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जो इनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं जाके क्या हुई, फेल हुई। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं जब 1900th सेंचुरी की बात है, उन समय पे कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनमें ऑटोमेटिकली चार्ज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। देखिए होता क्या है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक कॉम्ब लेनी है और उससे आपको अपने बाल बनाने हैं। ओके, यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर। ओके, और जिसकी वजह से आपके पास जो कॉम्ब होगा उस कॉम्ब को आप हेयर करने के बाद, हेयर में रब करने के बाद आप उसको पीसेस ऑफ पेपर
के करीब लाइए। आप जानते हैं ये हमने कई बार बचपन में किया है ये एक्टिविटी। ओके, कि स्केल लिया और स्केल में या फिर कंघी ली, कंघी से हमने बालों में रब किया, उसके बाद आप छोटे छोटे पीसेस जो पेपर होंगे आपके, उसको आप अगर उसे क्लोज लाएंगे तो ये जो पेपर होंगे आपके वो स्केल या फिर उस कॉम को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और पीसेस ऑफ पेपर आपको उस कॉम में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ये क्या कारण है, इसी चीज को हमें जानना है। ओके, और दूसरी एक्टिविटी आपको ये भी देखनी है, आपको एक जो रॉड है उसको आपको क्या करना है, रब करना है। एक सिल्क क्लोथ से आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक कपड़े से उसको क्या कर देना है, रब करना है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, एक बलून है, इन्फ्लेटेड बलून है ये, मींस इसमें इस बलून के अंदर गैस है। आप इस बलून के साथ अगर इस रॉड को लाएंगे आफ्टर रबिंग, तो ये बलून या तो उससे अट्रैक्ट करेगा या उससे रिपेल करेगा। मींस यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है आपका वो किस चीज पर डिपेंड करता है, अपोजिट चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। मींस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम इसके आगे एक एक्टिविटी के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चार्ज का डेवलपमेंट है वो कैसे आया और इस चार्ज के डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स निकाले थे। देखिए, देखिए होता क्या है, जब आपको पता चला कि जो चार्ज का डेवलपमेंट है, मींस अगर आपके पास कोई रॉड है, ओके, ये ग्लास रॉड है फॉर एग्जांपल, और आपने इसको रब किया गया था इसको, ठीक है ना, और उसके बाद आपने इसको क्या किया, इस बलून के साथ कांटेक्ट में ले आए, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा उसकी वजह से इसके बीच में या तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पहली कंडीशन हो सकती है यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग जाए। ओके, और ये चीज पॉसिबल कब है, आपको बताई गई है। अट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब अपोजिट चार्जेस आपस में आए, और रिपल्शन तब पॉसिबल है जब सेम चार्जेस आपस में आए। ओके, या तो नेगेटिव नेगेटिव पास में आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ जाए, तो ये रिपल्शन की कंडीशन है, हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई ना कोई चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन यहां से ये उठा कि यहां पे जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, ये चार्ज आया कहां से, फ्रॉम वेयर इट डज कम, ये आया कहां से। मींस जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं उस मैटर के अंदर पहले से प्रेजेंट था। मींस आपके पास एक एटम है और इस एटम के अंदर, मींस ये है आपका एटम, और इस एटम के अंदर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, और इसके अलावा जब तक डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उनका कहना क्या था, और उसके बाद उसको जब फर्दर स्टडी किया गया और बताया गया, मींस एटम का स्ट्रक्चर और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज को जब बताई गई, तो उसमें ये चीज डिफाइन की गई कि एक एटम जो होता है वो न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है, जिसमें आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें उसको तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का नॉलेज था, प्रोटॉन का भी नहीं नॉलेज था, उनको नॉलेज था इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, अब देखिए कैसे। डाल्टन ने कहा था, जब जे थॉमसन आए थे बाद में, तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने ऑलमोस्ट 1906 में 1906 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया इस फील्ड के ऊपर। क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस एटम का स्ट्रक्चर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था, और इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 1906 में जो आपके जे थॉमसन थे उनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज का दिया गया। और नोबेल प्राइज जो थे उनको फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था, एंड ही इज अ फिजिसिस्ट, वो एक फिजिसिस्ट थे, ही वाज अ फिजिसिस्ट। ओके, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, कई बार पढ़ते हुए आए हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो किन्होंने की है, थॉमसन ने की है। इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के पास जाती है, इनका जो क्रेडिट है इनको जाता है। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था अपने इस मॉडल के लिए, उन्होंने एक मॉडल ऑफ एटम दिया था, और इस मॉडल ऑफ एटम को हम कहते हैं
थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का एटम का मॉडल, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में समझना है कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कहता क्या है। देखिए होता क्या है, आपने यहां पे देख लिया है कि जो एक एटम होता है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन का नॉलेज जब तक था, उससे पहले लगभग 1886 की बात है, तब जो ई गोल्डस्टीन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर स्टडी की थी। जब इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर स्टडी की, और डिस्चार्ज ट्यूब कैसा होता है, इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, और इस इक्विपमेंट के अंदर जो होता है आपका इनर्ट गैसेस डाली जाती है। इनर्ट गैसेस का मतलब हो गया बेटा वैसी वो गैसेस जो किसी और दूसरे केमिकल्स के साथ या दूसरे गैस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। और यहां पर इस तरीके से इसको दो इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है और स्विच के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहां से आपको क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब क्या होगा, आपको यहां से जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इधर को फ्लो करेंगे, ओके। हम जानते हैं जो पार्टिकल्स इधर को फ्लो करेंगे, उनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लाइट, एक फ्लोरोसेंट लाइट आपको मिलती है। इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली जो लाइट, कुछ पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर था वो आपको कैसा दिखा, फ्लोरोसेंट लाइट, और बहुत हल्की लाइट थी, ग्रीनिश टाइप की, फेंटिश ग्रीनिश लाइट थी। और इसी को बोला गया बाद में, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर को मूव कर रहे थे, तो इन्हीं को पॉजिटिव नेचर दिया गया। मींस ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे, ये रेज वो थी जो रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर को क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। तो इन रेज का नाम उन्होंने क्या दिया, कैनाल रेज। एक्चुअली आपको कैनाल रेज, एनोड रेज या कैथोड रेज क्या होती है, इन सभी के बारे में जो है 11th क्लास में अच्छे से डील किया जाएगा। अभी के लिए आपके जो चैप्टर है उसमें इतनी सी बात कही गई है जिसको आपको समझनी है, ओके। एक्चुअली यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और कंपटीशन में खासकर आपका जो बेस बनता है वो आफ्टर 10th बनता है। लेकिन 9th और 10th का बेस अगर आपका अच्छा होगा तो आप 11th में इन चैप्टर्स को और अच्छे से डील कर सकेंगे, ओके। तो देखिए होता क्या है, इसमें आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब दिया गया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर आपके जो एक रेस थी जो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जा रही थी, वो जो रेस थी, उन रेस को उन्होंने क्या, उनका जो नेचर बताया गया, उनको कैथोड रेस कहा गया। कौन सी रेस कही गई, कैथोड रेस। और कैथोड रेस जो होंगी वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को क्या करेगी, मूवमेंट शो करेंगी। और इसका मतलब ये हो गया कि इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर होगा। लेकिन उसी रेस की अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने एक फ्लोरोसेंट ग्रीनिश लाइट देखी, और ये जो लाइट थी उसका नेचर देखा तो वो था पॉजिटिव, और उसी को उसने नाम क्या दिया, कैनाल रेस दिया गया, ओके। तो जब इसकी स्टडी पूरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितना जे थॉमसन जानते थे, जब उनके बारे में उन्होंने स्टडी की थी, और तो उसके बाद हमें ये पता चला कि कैनाल रेस भी इसमें प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया, एक जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रेस होती है। लेकिन तब तक किसी को भी ये नहीं पता था कि किसी एक एटम के बीचों बीच इसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, और जो वो पॉजिटिव चार्ज की बात कह रहे हैं वो एक्चुअली इस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये जो नॉलेज थी तब तक नहीं थी किसी को। तो उन्होंने जे थॉमसन साहब ने क्या किया, अपना एक मॉडल तैयार किया जिसको हम बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने मॉडल ऑफ एटम, अपने नाम से एक मॉडल ऑफ एटम दिया। इस एटॉमिक मॉडल को हम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से जानते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, लाइक ए क्रिसमस पुडिंग, एक जैसे क्रिसमस पुडिंग होता है, खीर या फिर एक वाटरमेलन मान के चलिए, ओके। देखिए वाटरमेलन तो आपने देखा ही होगा। एक्चुअली होता क्या है, आपके पास इस तरह से एक गोल सा वाटरमेलन है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, वैसे भी गर्मियों के दिन है तो आपके लिए अच्छा है। वाटरमेलन जो होता है कि यहां पर कुछ ना कुछ आपको सीड्स दिखेंगी। वाटरमेलन को जब आप
काटोगे तो आपको इस तरह से सीड्स दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो एक वाटरमेलन होता है, मीन्स एक एटम होता है, उस एटम में एक बड़ा सा एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, और इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में कहीं कहीं पर जो आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सीड के समान, जैसे वाटरमेलन में सीड होता है उसी की तरह क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके वाटरमेलन में मिलते हैं। इसका मतलब इनका कहने का ये था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट था, उन्होंने कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था, अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे रैंडम होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली अरेंज्ड, मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो चीज क्या थी, फिक्स नहीं थी। एक्चुअली इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी की थी तो इन्होंने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव नेचर होता है, और जो इसका चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और ये वैल्यू नेगेटिव में होती है अगर हम बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन जो होता है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। ओके, इसके अलावा इसकी जो वैल्यू होती है, मीन्स जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इन दोनों में अंतर क्या है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू में होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव में होता है। ओके, इसके अलावा इन दोनों का अगर हम मास कंपैरिजन करते हैं, मीन्स मास की अगर हम बात करें तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना ज्यादा, मीन्स लगभग 200 टाइम्स की बात करें तो उसके मास से ज्यादा होता है। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है और मास ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है। ओके, तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए बेस क्लियर करता है हमारे लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा था उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में रैंडमली अरेंज्ड है, उन्होंने ये कहा था। इसके अलावा वो ये कहते थे कि जो एक एटम होता है उस एटम में सिर्फ एटम ही एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। इट मीन्स एटम इज नो मोर एन इंडिविजुअल पार्टिकल, मीन्स एटम अब वो सबसे छोटी कड़ी नहीं है जिससे छोटा कोई और वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं एटम जो होता है अब कैसा है, डिविजिबल है। एटम को हम तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, जैसे हम जानते हैं कई सारे हिस्से हैं इसके, लेकिन तब तक के लिए जो जाना गया था कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज स्पीशीज होते हैं, और उन चार्ज स्पीशीज में एक तो उन्हें पता था इलेक्ट्रॉन, और बाद उससे पहले 1886 में जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया था, कैनाल रेस के बारे में, उन कैनाल रेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स किस नेचर के होते हैं, पॉजिटिव रेस के होते हैं। ओके, पॉजिटिव जो नेचर होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने ये बात कही थी अपनी। तो बाद में चलकर रदरफोर्ड ने जब दोबारा से इसके ऊपर स्टडी की थी उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया था जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझसे। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।